बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। चारों ओर सुनहरे खेत, मिट्टी के घर और सीधे सादे लोग उस गांव की रौनक थे। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रतन था। रतन बेहद ईमानदार, मेहनती और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत तो अधिक नहीं थी, लेकिन वह अपने स्वाभिमान और शांति से खुश रहता था। रतन का मानना था कि पसीने की कमाई से जो सूखी रोटी मिलती है, वह बेईमानी के पकवानों से कहीं बेहतर है। रतन की झोपड़ी गांव के बाहरी हिस्से में थी, जहां से नीलगिरी की पहाड़ियां साफ दिखाई देती थीं। रतन के परिवार में उसकी पत्नी माया और उसके दो छोटे बच्चे आर्यन और चुटकी थे। माया एक समझदार और धैर्यवान महिला थी, जो कम साधनों में भी घर को स्वर्ग बनाकर रखती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से महंगाई और बच्चों की पढ़ाई के खर्च ने रतन की कमर तोड़ दी थी। रतन रोज पास के नीलगिरी के घने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के रसूखदार लकड़ी व्यापारी लाला धनीराम को देता था। बदले में लाला उसे थोड़े बहुत पैसे देता, जिससे रतन की गृहस्थी का पहिया मुश्किल से घूम रहा था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने सोनापुर के खेतों को छुआ, रतन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी पर पत्थर से धार लगा रहा था। आर्यन और चुटकी पास ही जमीन पर बैठकर मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे थे। उनके चेहरों पर मासूमियत थी, लेकिन उनके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे। माया रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने रतन के पास जाकर धीरे से कहा, अजी सुनिए, आज स्कूल के हेडमास्टर जी का आदमी आया था। वह कह रहा था कि अगर आज आर्यन और छुटकी की पिछले 3 महीनों की फीस जमा नहीं हुई तो कल से उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। परीक्षाएं भी सिर पर हैं। रतन का हाथ रुक गया। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। माया, मैं जानता हूँ आज पगार का दिन है। मैंने इस महीने बहुत मेहनत की है और काफी चंदन की सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा की हैं। लाला धनीराम ने वादा किया था कि इस बार वह हिसाब पूरा कर देगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज फीस के पैसे लेकर ही घर आऊंगा। माया ने नम स्वर में कहा, लाला का वादा? उसकी बातों पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। वह हर बार कोई न कोई नया बहाना ढूंढ लेता है। कभी कहता है माल नहीं बिका, तो कभी कहता है बाजार गिर गया है, महंगाई आसमान छू रही है, राशन के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। आपको आज उससे डटकर बात करनी होगी। भरोसा रखो, ईश्वर सब देख रहा है। रतन जब जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी लकड़हारे भी काफी हताश थे। बिरजू, जो रतन का बचपन का दोस्त था, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा अपनी छाती पीट रहा था। रतन ने पूछा, क्या हुआ बिरजू भाई? देख लेना रतन, आज फिर वह जालिम लाला हमें ठगेगा। कल मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसके पास गया कि कुछ पैसे एडवांस दे दे, तो उसने मुझे धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। वह कहता है कि हम मजदूर उसकी झूठी के बराबर हैं। लाला धनीराम पूरे सोनापुर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ी थी। वह जितना अमीर था उतना ही लालची और निर्दयी। वह लकड़हारों से सुबह से शाम तक काम करवाता, उन्हें भारी बोझ उठवाता, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो वह सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाता। शाम को सभी लकड़हारे पसीने से लथपथ लाला की हवेली के बाहर जमा हुए। लाला अपने मखमली गद्दे पर बैठकर पान चबा रहा था। हाँ भाई, आज का क्या हिसाब है? लाला जी, ये सबसे बढ़िया लकड़ियां हैं। मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। लाला ने अपने मुनीम की ओर इशारा किया। मुनीम ने बही खाता खोला और बोला, रतन, तुम्हारा कुल वेतन 500 रुपये बनता है, लेकिन पिछले महीने जो तुमने अनाज लिया था और जो कुल्हाड़ी तुमने ठीक करवाई थी, उसका सूद काटकर तुम्हारे हाथ में सिर्फ 80 रुपये आएंगे। 80 रुपए? लाला जी, इतने में तो एक बच्चे की फीस भी नहीं भरी जाएगी। आपने तो कहा था
कि इस महीने बोनस भी देंगे। बोनस अमीरों के लिए होता है, भिखारियों के लिए नहीं। लेना है तो ले, वरना ये भी मुनीम के खाते में डाल दूंगा। जा यहाँ से, भीड़ मत लगा। हताश और निराश रतन अपनी आंखों में आंसू लिए जंगल के रास्ते वापस लौट रहा था। उसका मन इतना भारी था कि उसे रास्ते का होश नहीं रहा। वह मुख्य मार्ग छोड़कर एक पुराने संकरे रास्ते पर निकल गया, जिसे अंधेरी घाटी कहा जाता था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। रतन ने मुड़कर देखा। जंगली सुअरों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। रतन की जान पर बन आई। वह सरपट भागा। भागते भागते उसने देखा कि सामने एक पहाड़ की कंदरा में एक छोटी सी गुफा है। बिना सोचे समझे वह उस गुफा के अंदर घुस गया। गुफा अंदर से बहुत गहरी और शांत थी। जैसे जैसे रतन अंदर गया, उसे एक हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वहां एक पत्थर के सिंहासन जैसा बना था, जिस पर एक पुरानी बांस की टोकरी, पिटारी रखी थी। जैसे ही रतन ने उसे छुआ, पूरी गुफा एक जोरदार गर्जना के साथ कांप उठी। धुएं के बीच से एक विशाल पहाड़ी जिन प्रकट हुआ। तुम कौन हो जो मेरी नींद खराब कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया था। रतन, तुम्हारी ईमानदारी की महक इस गुफा तक आती है। मैंने देखा है कि कैसे तुमने उस लाला के जुल्म सहे और फिर भी कभी गलत रास्ता नहीं चुना। यह अक्षय टोकरी अब तुम्हारी है। इसमें जो भी वस्तु डालोगे वह कई गुना होकर बाहर आएगी। लेकिन याद रहे, जिस दिन तुमने इसका उपयोग किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया, यह पत्थर बन जाएगी। रतन टोकरी लेकर घर पहुंचा। जब उसने और माया ने इसमें एक सोने का सिक्का डाला तो टोकरी सिक्कों से भर गई। रतन की बरसों की गरीबी और लाचारी एक पल में दूर हो गई। उसने सबसे पहले स्कूल जाकर आर्यन और चुटकी की पूरे साल की फीस भरी और उन्हें नए कपड़ों व किताबों से खुश कर दिया। रतन भूला नहीं कि उसके साथी लकड़हारे भी उसी की तरह लाला के जुल्म सह रहे थे। उसने पूरे गांव के लिए एक विशाल दावत का आयोजन किया और अपनी जादुई टोकरी की मदद से सभी गरीब लकड़हारों का कर्ज चुकाकर उनकी नई जिंदगी शुरू करवाई। सोनापुर का वह छोटा सा घर अब खुशियों और समृद्धि का केंद्र बन चुका था, जहां ईमानदारी की जीत हुई थी।